अमेरिका यूक्रेन के हर फौजी के साथ खड़ा है, लेकिन क्या बाइडेन कुछ करने की हालत में भी है? इसमें कोई शक नहीं कि किसी फौजी की ऐसी हत्या करना वॉर क्राइम के दायरे में आता है और इसी को लेकर जेलेंस्की से लेकर पूरा नेटो आग बबूला हो गया है। ये फौजी कौन था, इसकी पूरी रिपोर्ट मिली है। इसका नाम तिमोफी मिकालियोविच शादुरा था और ये यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हिस्सा था। इस फौजी की उम्र 41 वर्ष थी। यूक्रेन के जतोमर में उसका परिवार रहता है। इसके 5 बच्चे भी हैं। तिमोफी शादुरा 3 फरवरी से बखमुत के पास एक मोर्चे से गायब हो गया था। बाद में रिपोर्ट मिली कि रूस की सेना के एक हमले के बाद इसे युद्धबंदी बना दिया गया और फिर उसका ये वीडियो सामने आया। अब जेलेंस्की ने कहा है कि शादुरा के कातिल को पहचाना जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні!». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава! Героям слава! Україні слава!». І ми знайдемо вбивцю. यूक्रेन इस हत्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के तहत जांच चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशंस में ऐसे हजारों केस हैं जिसमें रूस ने वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध किया है, बेगुनाहों आम लोगों की हत्या की है। बाइडेन को भी शादुरा की हत्या की खबर मिली तो फौरन अमेरिका से एक स्टेटमेंट जारी हुआ। We are aware of this gruesome video. There is no other word for it. The harrowing imagery of this unarmed Ukrainian being executed after making the simple statement of glory to Ukraine is just breathtaking in terms of its barbarity. Russia, we believe, should be ashamed of itself. It is flouting the basic rules of war, basic humanity, basic decency when its forces take part in atrocities like this. सवाल है कि अभी बखमुत में क्या हो रहा है, जेलेंस्की कितने पानी में है, पुतिन कहां तक बढ़ चुके हैं और अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको बखमुत की जमीन पर ले चलते हैं। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के 2 बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज ने कई गुना ज्यादा ताकत के साथ हमला किया है। प्रेशर अब यूक्रेन पर ज्यादा है क्योंकि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल तेज कर दिया है और अब रूस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की फौज की तरफ से रिपोर्ट ऐसी भी है कि सिर्फ बखमुत को हासिल करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फौज खपा दी है और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पुतिन के 25 से 30 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взять его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दागती है और हर मिनट में ये ऐसे 8 गोले दाग सकती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता ना लगे, इसलिए फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ यूक्रेन को रोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चलती फिरती तोप के लिए बड़ा खतरा यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बन गए हैं। जेलेंस्की के इस Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें भी जेलेंस्की वाला जोश साफ साफ नजर आ रहा है। एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से लैस यह हेलीकॉप्टर उड़ने वाला टैंक कहा जाता है और पुतिन की ग्राउंड फोर्स को खत्म करने के लिए यह बहुत बड़ा हथियार है। जब यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की जमीनी फौज को नजर आता है, तब उनके पास छुपने या फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
बखमुत में घिर जाने के बावजूद जेलेंस्की को खैरसान की जंग याद है। वहां मिली जीत से उनका जोश अब भी हाई बना हुआ है और अब वो उसी जीत को बखमुत में दोहराना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जेलेंस्की की फौज पूरी कोशिश कर रही है। एक सैनिक 80 मिलीमीटर का रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पैड में लोड कर दिया जाता है। ये जेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। यह है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर और इसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। ऐसे जेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार है। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है, हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए। Mi-17 रूस में बना हेलीकॉप्टर है। ऐसे में ये यूक्रेन कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जेलेंस्की कैसे और कहां कर रहे हैं और उसका नुकसान पुतिन को कैसे उठाना पड़ रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर के बारे में जेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी फायर पावर पर उनको बहुत भरोसा है। यूक्रेन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स का जवाब देने के लिए रूस के भी कई खतरनाक हेलीकॉप्टर तैयार हैं। रूस के पास टैक्टिकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की ये सबसे भरोसेमंद मशीन कही जाती है। इस वक्त रूस के ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। जेलेंस्की की हवाई फोर्स को काबू में करने के लिए और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर पर लगाम लगाने के लिए पुतिन ने एयर डिफेंस सिस्टम को चुस्त कर दिया है। डॉनबास के आसपास रूस के जितने अड्डे हैं, वहां पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की गन 24 घंटे एक्टिव रखी गई है। ये नीचे उड़ते हुए टारगेट यानी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को 4 किलोमीटर की रेंज तक तबाह कर सकती है। हालांकि रूस की फोर्स अब यूक्रेन की तोपों को भी टारगेट कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1.5 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। बखमुत के मोर्चे पर युद्ध कितना घमासान चल रहा है, इसके लिए यूक्रेन के इस ऑपरेशन थिएटर से आया वीडियो देखिए। यहां एक सैनिक की जान बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिक्स हर उपाय करते हैं, लेकिन आखिर में वो मौत के आगे हार ही जाता है। बखमुत में रूस की फौज बहुत खतरनाक हमले कर रही है और यही वजह है कि इस ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक सैनिक की जान बचाने की कोशिश नाकाम हो रही है। बखमुत के फ्रंट की रिपोर्ट पुतिन को भी बराबर मिल रही है। रूस के हेलीकॉप्टर का हाई प्रोफाइल काफिला अक्सर यूक्रेन के लिए रवाना हो जाता है। एक तरफ Mi-17 V5 और उसको एस्कॉर्ट करता कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कमोव 52। Mi-17 V5 में बैठे हैं रूस के रक्षा मंत्री सरगाई शोइगु। यूक्रेन में रूस के एक अड्डे का दौरा करते रहते हैं। बखमुत को लेकर मॉस्को को जो रिपोर्ट मिली उसने पुतिन को परेशान भी किया है। इस मोर्चे पर जेलेंस्की की फौज ने 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक मारे गए। यूक्रेन ने रूस के एक बॉम्बर फाइटर सुखोई 34 को भी मार गिराने का दावा किया है। ऐसी नाकामियों की खबर ने पुतिन को बेचैन भी किया है और वो रक्षा मंत्री शोइगु को लगातार डॉनबास के दौरे पर भेज रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है कि शोइगु को मोर्चों पर खुद जाना पड़ा है। इस बार भी मुश्किल बहुत बड़ी है, क्योंकि कई शहरों की तरफ कब्जे के लिए बढ़ रही रूस की फौज को ऐसे झटके लगे हैं।
जिसे आप रूस की फौज के लिए 440 वोल्ट का करंट कह सकते हैं। ऐसी नाकामी पुतिन कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात शोइगु बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मोर्चे पर पहुंचने पर शोइगु ने ऐसे दिखाया जैसे ऑल इज वेल है और रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये साबित करने के लिए शोइगु ने कुछ अफसरों और फौजियों को बहादुरी के तमगे भी दिए। ऐसे ही फौज के हौसले बुलंद करके रूस की फौज धीरे धीरे यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से को अपने कब्जे में करके उत्तर की तरफ बढ़ना चाहती है और उसका फाइनल टारगेट कैपिटल कीव ही है। ज़ेलेंस्की का जिस फोर्स पर ताजा भरोसा बढ़ा है वो उनके हेलीकॉप्टर ही हैं। इन तस्वीरों को देखकर भले ही ज़ेलेंस्की को राहत पहुंची हो, लेकिन उनको भी अंदाजा नहीं था कि रूस से लड़ाई में आधा यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा। और पुतिन ने यूक्रेन में बखमूत के बाद नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं और बखमूत पर कब्जे के बाद रूस की आर्मी इन इलाकों पर अटैक करेगी, इसका ज़ेलेंस्की को पक्का यकीन है। पुतिन का नया प्लान कितनी सारी मौत की वजह बन सकता है, ये सोचकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा परेशान है और यही वजह है कि कई शहरों को खाली करने का ऑर्डर रातों रात जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। गगनचुंबी इमारतें खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। शहर सुनसान और बियाबान बन गया है। दुनिया के नक्शे पर यह इलाका अवदिव्का के नाम से जाना जाता है, जो अब किसी भूतोहा शहर की तरह नजर आता है। यहाँ चारों तरफ मलबे बिखरे हैं और इस मातमी मंजर के बीच एक सैनिक इस शहर की कहानी सुना रहा है। Авіаудар здійснили рашистські окупаційні війська по мирному населенню. Мирне багатоповерхівка перетворилася на бруд, на сміття строїтельне. Зараз самі бачите, летіла ракета в кришу, зруйнувала до першого поверху. Людей їм не жалкує ні будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випалена земля. यूक्रेन के सैनिक के मुताबिक 24 घंटे पहले रूस की आर्मी ने इतने रॉकेट दागे कि यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, मलबे का अंबार लग गया। ये शहर यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में आता है, जहाँ भीषण युद्ध चल रहा है। रूस की सेना इस इलाके में बेहिसाब बम बरसा रही है। व्लादिमीर पुतिन के सैनिक पहले ही डोनेट्स्क के तमाम इलाकों को हथिया चुके हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के मिशन कीव का पहला पड़ाव पूर्वी यूक्रेन है। ऐसे में वो यूक्रेन के इस हिस्से की इंच इंच जमीन पर रूस की धमक चाहते हैं। ऐसे में जंग के आगाज के 1 साल बाद रूस और यूक्रेन की सेनाओं में शहमात के बीच एक बार फिर से बाजी पुतिन के हाथ लगती दिख रही है। दहशत का आलम यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क के अवदिव्का इलाके में बचे खुचे लोगों से की रफ्तार कई गुना बढ़ने का खतरा है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने यहाँ के बीमार और बुजुर्ग लोगों को निकालने की कवायद भी तेज कर दी है। सबसे बड़ी जंग, सबसे ज्यादा हाहाकार तो यूक्रेन के बखमूत में मचा है, जिस पर रूस का कब्जा करीब करीब हो चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि हथियार डालने को तैयार नहीं है। Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав главкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिक भी मरने को तैयार हैं, लेकिन हार मानना इन्हें गवारा नहीं है। बखमूत बचाने की आखिरी बाजी लड़ रहे यूक्रेन के ये सैनिक किसी भी कीमत पर यहाँ रूस का परचम लहराने नहीं देना चाहते हैं।
И не считаются с потерями, ни с людскими, ни с техническими. Они давят, ихняя принципиальная позиция захватить Бахмут. А наша принципиальная его отстоять, потому что это уже не просто, блядь, город, это уже для нас символ, это наш город-крепость, Бахмут. Ну, поэтому мы на своей земле, и как-то отдавать уродам свои города, села, ну, как-то не камильфо. Поэтому мы будем, блин, стоять, защищать и выполнять все приказы нашего главного командующего. ये जवान भले ही इस इलाके में डटे रहने का दम भर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पुतिन की सेना की अंधाधुंध बमबारी के सामने इनके पांव आज नहीं तो कल उखड़ने तय हैं। जुलाई 2022 से बखमूत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहाँ रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमूत की जंग जीत चुका है। बखमूत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमूत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें बीते कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार हैं। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमूत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। Принял плюс, принял. Дякую за работу, отличная работа, парни. रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक सिर्फ फरवरी में ही यूक्रेन के 11,000 जवान मारे जा चुके हैं। В рамках американской стратегии сломить Россию силой оружия, западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем, поддержка странами НАТО режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. पुतिन के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन बखमूत तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर रूस का कब्जा नहीं हो जाता है। यूक्रेन के लिए बखमूत गंवाने का मतलब है कि देश का पूर्वी हिस्सा हार जाना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इसे बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। रूस के दावे के मुताबिक उनके सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहाँ से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमूत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से कई और इलाके भी छिटक सकते हैं, क्योंकि बखमूत के बाद स्लोवियांस्क, क्रेमातोर्स्क, द्रज़गिवका और कॉन्टियानटिनिवका जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर भी रूस की सेना के टारगेट पर होंगे। और इधर पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन अब जेलेंस्की के कब्जे में है और रिपोर्ट यह है कि जेलेंस्की ने इजराइल के बड़े अधिकारियों को इस हिटमैन की पूरी डिटेल दे दी है। जेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि इस तरह यूक्रेन के युद्ध में ईरान के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की अब एंट्री हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पुतिन ने फिर हमला किया। बखमूत में ही नहीं, दूसरे इलाकों में, और वो भी एक तो नहीं, पुतिन ने 15 ड्रोन फायर किए। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि इनमें से 13 ड्रोन मार गिराए। ये सभी ईरान के बनाए हुए ड्रोन थे, जिन्होंने पहले कीव से लेकर खार्किव और जापोरिजिया से लेकर मारियोपोल में तबाही मचाई है।
ये ईरान के ऐसे ड्रोन हैं जो बम की तरह बरसते हैं और पुतिन हमला करके ज़ेलेंस्की को बार बार दिखाते हैं कि युद्ध में कैसे ड्रोन से बम बरसे। ये बम बरसाने वाला सबसे बड़ा हथियार है शाहिद 136, जिसे पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन कहा जाता है। यही ड्रोन है जिससे पुतिन की फौज खून की होली खेल रही है। इसका टारगेट यूक्रेन की फौज है, उसके वो मोर्चे हैं जहां ज़ेलेंस्की अब भी डटे हुए हैं। Летіло, не було випущено, зафіксовано саме стільки цих баражучих боєприпасів, і, власне, 13 було збито, 12 повітряними силами і 1 ППО сухопутних військ. Ну, власне, робота, як завжди, вдала. В різних областях перехоплювали